इस वक्त हम गंगा के किनारे बैठे हैं। ये है संत शिरोमणि रविदास घाट। वैसे तो गंगा पे बहुत घाट है। घाट का दर्शन आपने सभी टीवी चैनलों पर किया होगा, क्योंकि सर्वोच्च नेता इस देश के इसी घाट पे कई बार आरती कर चुके हैं। इसी घाटों पे वे डुबकी लगा चुके हैं। और ये वही गंगा नदी है जो कोरोना काल में आपने देखा होगा कि इस पर लाखों लाशें भी तरंग रही थी। इन सब के बावजूद इस घाट पे आने की हिम्मत सर्वोच्च नेता में कैसे हुई, कैसे कदम उनके यहाँ तक पहुँच पाए, इस पर भी चर्चा होगी। तमाम देश में जो समस्या है, यहाँ विश्वविद्यालय के BHU के विद्यार्थी यहाँ हमारे साथ है। देश की तमाम समस्या क्या है, एजुकेशनल सिस्टम की तमाम समस्या क्या है, इन पर चर्चा होगी। ये तमाम स्टूडेंट कैसा देश चाहते हैं, हमारा देश क्या विश्वगुरु होगा तो कैसे होगा, इस पर भी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत। सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊँगा कि ये तमाम समस्या है कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में हम जब सोचते हैं तो एक तो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जिस तरह से चाहिए वैसे डेवलप नहीं हो पा रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टूडेंट्स के लिए जो चाहिए वो भी डेवलप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सारा का सारा धन केंद्र सरकार या राज्य सरकारों का कहीं और जा रहा है। आप क्या कहेंगे? आप देख सकते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत लगातार जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं जिनको जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत छात्रों और समाज के हित के लिए बनाया गया है, जो सरकार के पैसों से बनी हुई हैं, उनको आप देख सकते हैं कि इस समय उन सभी का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। अब उन यूनिवर्सिटीज़ से कहा जा रहा है कि आप विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए, अपने कोर्सेज को चलाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए आप अपने संसाधन खुद जुटाइए। आप चाहे फीस बढ़ाइए, चाहे आप जो है कोर्स बंद कर दीजिए, चाहे आप टीचर हटा दीजिए, चाहे जो कीजिए, लेकिन अगर आपको यूनिवर्सिटी चलानी है तो जो पहले ये चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न की जाती थी, जो कि जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी योजना के तहत आती थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें जन कल्याण के तहत आती थी। तो इस वजह से ये सरकारों का दायित्व होता था कि वो अपनी जो आने वाली पीढ़ी है, जो यूथ है, जो नागरिक है, उसको बेहतर से बेहतर शिक्षा दे, बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य दे। लेकिन जो मौजूदा सरकार है उसकी नीति जो है पूंजीवाद पर आधारित है, और जो पूंजीवाद की संकल्पना है वो पूरे तौर पर जनता के कल्याण के लिए नहीं होती है, लाभ के लिए होती है। तो पहले तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी लाभ कमाने के लिए। जो पूंजीवादी लोग हैं, जो धन सत्ता के लोलुप लोग हैं, जिनके पास अपार संपदा है, वो लोग अपने फ़ायदे के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। लेकिन चूंकि वो लोग सत्ता से भी गठजोड़ कर लिए हैं, वर्तमान की जो भाजपा सरकार है उसके साथ उनका गठजोड़ है, इस वजह से सीधे तौर पर छात्रों के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ आ गया, बहुत बड़ा संकट आ गया है। आगे आने वाले समय में यदि इसी तरीके जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका प्राइवेटाइजेशन किया जाता रहेगा, जिस तरीके से तमाम सरकारी निकाय बेच दिए गए, सब बहुत सारी सरकारी कंपनियां बेच दी गई जो कि लाभ में थी, बावजूद इसके उनके जो सत्ता के करीबी हैं, जो पूंजीवादी सत्ता के करीबी हैं, उनके यार मित्र हैं, उन सबको बेची जा रही हैं। तो अगर इस तरीके से यूनिवर्सिटियों को भी बेच दिया जाएगा, यूनिवर्सिटियों का भी निजीकरण किया जाएगा, निगमीकरण किया जाएगा, तो निसंदेह आने वाले समय में जो इस देश में, इस प्रदेश का जो गरीब बच्चा है, जो किसी उसकी इतनी इनकम नहीं है कि वो 1 लाख रुपए BA करने के लिए फ़ीस दे सके, जो कि नए नए स्टैंडर्ड सेट किए जा रहे हैं पढ़ने के लिए, इतने संसाधन नहीं है कि वो जो है इतनी फ़ीस दे सके। पहले जो है बहन जी की गवर्नमेंट थी तो उस समय 0 फी पे एडमिशन हो जाता था, और जो चाहे लाख रुपए फीस हो, चाहे 10 लाख फीस हो, उसको कंपनसेट स्टेट गवर्नमेंट करती थी। अब वो बंद हो गई हैं सारी योजनाएं, और सीधे यूनिवर्सिटी को ही प्राइवेटाइज करने का खेल चल रहा है। तो ये जो सिस्टम चल रहा है आने वाले समय में बहुत युवाओं के लिए, किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय से आता हो, ये कोई भुलावे में न रहे किसी एक धर्म, वर्ग, संप्रदाय के लिए हो रहा है। किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय से आने वाला गरीब घर का बच्चा होगा, वो उसके लिए शिक्षा के दरवाजे, यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे बंद कर दिए जा रहे हैं। उसके आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो केवल रहमो करम पे गुजरेगी, या इसी तरीके से शिक्षा व्यवस्था होने वाली है। ये तमाम जो समस्या है, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आपका नाम? जी, मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र गौतम है। इस टाइम पे मैं पोस्ट डॉक्टरल फेलो हूँ BHU में, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में।
एक बड़ी जेएनयू से बड़ी खबरें आई कि स्टूडेंट पे पुलिस की लाठियाँ चली। बीएचयू में भी कुछ ऐसा ही हुआ। संघर्ष कर रहे थे स्टूडेंट और फिर उनको रोक दिया गया, पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया। ये जो स्टूडेंट पे इस तरह के हमले हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? जी, इस तरह के जो हमले हैं ये जो बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में जब से आई है तब से ये लगातार चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई अभी रिसेंटली तो ऐसा न्यूज़ नहीं है, बट ये जब से गवर्नमेंट आई बीजेपी की तब से ये लगातार आप 1 बाय 1 देखिए। पहले इन्होंने जेएनयू को कैप्चर करने की कोशिश की, वहाँ नहीं कर पाए, तो फिर इन्होंने जामिया में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, इवन इन्होंने बीएचयू में भी कई बार ऐसे मतलब लाठीचार्ज और पुलिसिया प्रशासन के द्वारा मतलब सताया, बच्चों को पीट पीट कर भगाना, हटाना, मतलब लगातार कंटिन्यू इनका चलता ही आया है। और कई मसले आप देखे होंगे, जैसे दिल्ली में जेएनयू है या जामिया में, वहाँ तो स्थिति बद से बदतर हो गई थी। रात में लाठीचार्ज करना, हॉस्टलों में घुस करके लाठीचार्ज करना। अभी जो बेरोजगारी का मुद्दा था, इलाहाबाद और पटना में बच्चों के हॉस्टलों और लॉजों में घुस करके पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया, उसके लिए तो सरकार ही जिम्मेदार है। रोज़गार नहीं दे पाएंगे तो आप लाठी से दबाने की कोशिश करेंगे उसको। बट जो छात्र है वो अपनी मांगों को लगातार रखते आए हैं इन सब मुद्दों पर, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो अपने शिक्षा को लेकर के मतलब जागरूकता का मैटर हो, या कोई फ़ीस पेमेंट का मैटर हो। पहले जैसे रविंद्र ने बताया कि कई बार ऐसे होते थे कि मतलब पेमेंट आ जाता था, हम लोग को पहले ही आ जाता, जैसे एडमिशन होता था वो रिम्बर्स गवर्नमेंट कर देती थी। बट आजकल आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लीजिए, पैसे ही नहीं आते हैं। गवर्नमेंट बोलती है कि मेरे पास अब फंड ही नहीं बचा है देने के लिए। तो एक तरह से वो उनको मतलब जो भी वंचित समुदाय से बच्चे आते हैं उनको आप आने ही नहीं देना चाह रहे हो। आप 2014 में जैसे ही गवर्नमेंट आई है, यूजीसी से बहुत सारे स्कॉलरशिप आपने बंद कर दिए। बच्चे वो कहाँ जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे? जो गरीब बच्चे हैं, जो रूरल एरिया से आते हैं बीएचयू जैसे संस्थान में, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। पिछले 2 साल से तो हॉस्टल ही नहीं मिल पा रहा था, बच्चे 3-3 4-4 हज़ार रुपये का कमरा लेकर के बाहर रह रहे थे। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया है अभी मतलब बीएचयू प्रशासन के थ्रू कि मतलब बच्चों को कमरा मिले। ये सिर्फ बनारस का ही नहीं प्रॉब्लम है, ये पूरे देश का प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोग पीएचडी होल्डर है, पीएचडी कर रहे हैं। हाँ, आप पीएचडी कर रहे हैं। यूजीसी का मुद्दा निकला कि यूजीसी ने तो स्कॉलरशिप बोलो या सारा पैसा है यूजीसी के पास ख़त्म हो गया है। अब पीएचडी वाले बच्चों के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि इतना बड़ा देश है और ये कहा जाता है कि जो स्कॉलर है, जो रिसर्चर है, उनके बदौलत इस देश को सामने ले जाया जाएगा। लेकिन उनको शिक्षा के लिए, उनके रिसर्च के लिए, उनके रिसर्च पेपर के लिए सरकार के पास पैसा नहीं, यूजीसी के पास भी पैसा नहीं। एक तो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं यूनिवर्सिटी में। तो हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर है तो हम लोग देख रहे हैं। एक तो ये तो स्कॉलरशिप वाला मुद्दा है, एनएफएससी उन्होंने बंद कर दिया, 2 साल बंद रखा, फिर जो है वो पता नहीं किस तरीके से उन्होंने लागू कर दिया। अभी वो बच्चों को लाभ उसका नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी बात यह है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो मतलब हॉस्टल है, रिसर्च स्कॉलर है, हम लोग कल ही मैं गया था, इस रिसर्च स्कॉलर को हॉस्टल नहीं मिल रहा है। हॉस्टल नहीं मिल रहा है और सब सारी चीज़ें, उनको स्कॉलरशिप तो मिल ही नहीं रहे, और रिसर्च करे तो करे कैसे? ये यूजीसी और ये मतलब यूजीसी का तो कोई मतलब ही नहीं है। यूजीसी तो अब वो बस खाली नाम मात्र की है। अब यूनिवर्सिटी के ऊपर छोड़ दिया गया। यूनिवर्सिटी चाहे जैसे हम लोग साथ तो वो करें, और ना हम लोग रिसर्च पेपर लिख पा रहे हैं, ना तो हम लोग जो है अपनी थीसिस जो है कंप्लीट कर पा रहे हैं, ना तो मतलब सारी चीज़ें हम लोगों को खाने पीने की भी समस्याएं हैं। बिल्कुल। एक सबसे बड़ा मुद्दा और भी है इन सब कॉलेजेस में, जब अपॉइंटमेंट्स होते हैं, प्रोफेसरों के अपॉइंटमेंट्स होते हैं, चाहे जेएनयू हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे कोई भी कॉलेज हो, इसमें रिजर्वेशन का एक बड़ा विरोध हो रहा है। लोग चाहते हैं कि कॉलेजेस में रिजर्वेशन से कोई अध्यापक ना आए, पढ़ाने के लिए ना आए। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों लगता है लोगों को? इसलिए सर कि वो सोच रहे हैं कि जो गरीब वर्ग के जो बच्चे हैं वो अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटियों में न पढ़ पाए, ताकि मतलब हम लोग वर्चस्व बढ़ाए रहे। जितने अपर कास्ट के लोग हैं वो सोच रहे हैं कि केवल हम लोगों का वर्चस्व रहे। तो इसलिए वो नहीं चाह रहे हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी में आरक्षण मिले, ताकि जो दलित वर्ग के बच्चे हैं वो लोग अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ सके। इस पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब जी मेरा नाम रणजीत कुमार भारती है। मैं लॉ फैकल्टी से 3rd ईयर का छात्र हूँ।
इस पे मेरा ये कहना है कि 10-12 जब रिजर्वेशन लागू हुआ तो 10-12 साल लगातार कांग्रेस की सरकार ने उसको ठीक तरीके से ज़मीन पे इम्प्लीमेंट नहीं किया, और इम्प्लीमेंट भी किया तो मतलब इतना डिले करके किया। तो जैसे कि प्रोफेसर्स की भर्तियां हो रही थी, तमाम तरह के अपॉइंटमेंट हो रहे थे, तो उसमें NA दिखा रहा था, नॉट एप्लीकेबल। फिर धीरे धीरे फिर उसके बाद NFS आया, नॉट फाइंड सूटेबल करते करते मतलब ऐसे ऐसे करके बैकलॉग सिस्टम जो थी उसमें जो बैकलॉग सिस्टम को भी समाप्त कर दिया, और तमाम तरह की जो पदें थी उसको SC सीट को जनरल सीट में कैसे उन कन्वर्ट करते हैं NFS करके, डिले एंड डिनाइड करके, वो मतलब मिली जुली एक सातिर वाला जो मतलब वार है, ये सब अपने तरीके से करते रहते हैं और हमेशा करते आए हैं। गरीब बच्चे को एक पिछड़े हुए बच्चे को मतलब शिक्षा की जो ताकत है वो मतलब पहुंचने नहीं देते हैं उस द्वार तक। द्वार तक पहुंचने नहीं देते। मैं ज़रा इधर आऊँगा, कुछ हमारे स्टूडेंट इधर भी बैठे हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है, बच्चे कॉलेज में आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अचानक यूपी और 5 स्टेट का इलेक्शन आ जाता है और अचानक कर्नाटक से हिजाब का मुद्दा गर्म हो जाता है और लोग कहते हैं कि हिजाब पहन के आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे आप? मेरा नाम दुलारे प्रसाद है, मैं ला का विद्यार्थी हूँ जी। देखिए, आपने हिजाब की बात की। देखिए, ये बीजेपी सरकार जो है शिक्षा पे बात नहीं करना चाहिए, रोजगार पे बात नहीं करना चाहिए, इसने मुद्दे को भटका दिया। समझ रहे हैं? जैसे अभी हिजाब का आ गया, फिर थोड़े दिन में कुछ और आ जाएगा। अभी हमारे एक हैं तो कह रहे हैं कि इंटर के पास जो है वो करके आइए। समझ रहे हैं? तो ये पूरी तरह से हाँ, ये जो है भटकाते हैं। और दूसरी बात, उन्होंने जो रिजर्वेशन की बात की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है जब कांग्रेस की सरकार रही उसने तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, और बीजेपी सरकार ने उसको क्या किया, ख़त्म कर दिया। जैसे देखिए, हमको लगता है कि रिजर्वेशन जो हमारे संविधान में मिला हुआ है 21% SC/ST को और 27% OBC को, तो जो रिजर्वेशन पॉलिसी है ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। अब भाई प्राइवेटाइजेशन हो गया तो रिजर्वेशन हो ना हो उसका क्या मतलब है? तो ये पूरी तरह से जो संवैधानिक व्यवस्था बनी हुई है, चाहे रिजर्वेशन को लेकर के, चाहे रिजर्वेशन में जैसे 4 प्रकार के रिजर्वेशन होते हैं, ठीक है? पब्लिक सेक्टर में, यूनिवर्सिटियों में, पब्लिक सेक्टर के नौकरियों में, पब्लिक सेक्टर के विश्वविद्यालयों में, और और ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन और प्रमोशन रिजर्वेशन। देखिए, बहन जी की जब सरकार थी तो बहन जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ठीक है, जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है, भाई हम कह रहे हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है कि आप जो है प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकते हो, तो आप देखिए कि बहन जी ने कैसे इम्प्लीमेंट करने का काम किया, लेकिन हालांकि विरोध से वो पास नहीं हो सका। और उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने और बीजेपी की सरकार ने ये तो कभी उस पर बात ही नहीं की। जबकि मैं कहना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन के मुद्दे पर आप देख लीजिए तमाम संवैधानिक संस्थाएँ हैं, जैसे BHU में देख लीजिए, जो अभी साथी कह रहे थे कि NFS किया जा रहा है। भाई हम पहले तबके के लोग हैं, पहली पीढ़ी के लोग। हम जब विश्वविद्यालय तक आए तो पहले रिजर्वेशन से किसी प्रकार से आ रहे थे, फिर जब PhD कर लिए तो तुम कह रहे हो कि NFS करोगे। तो इस तरह से तमाम संवैधानिक संस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस की सरकार ने बर्बाद करके रख दिया है। बिल्कुल। आप तो PhD की बात करते हैं, रिसर्च की बात करते हैं, हम थोड़ा पीछे आएंगे, सवाल करेंगे। सवाल यह है कि बहुत बड़ा प्रश्न है, पहले इंटर कर ले या पहले 12वीं कर ले, क्या करें हम, पहले बताइए। नहीं, देश के जो गृह मंत्री है वो कहते हैं कि पहले 12वीं पास कर लीजिए फिर इंटर करिए। अगर इसी तरह से 12वीं के बाद इंटर हुआ तो देश विश्वगुरु हो ही जाएगा ना। सर, विमलेश सिंह यादव, लॉ फैकल्टी से। जो बीजेपी के शब्द निकल रहे हैं अमित शाह के, गृह मंत्री के, उनके देखिए बीमारी हो गया है। वो ध्यान भटका रहे हैं कि जो हमारी सरकार जा रही है यूपी से, और वो ध्यान भटका के जनता को डाइवर्ट कर रहे हैं कि वोटिंग ना हो, इधर उधर सोच लें, मुद्दे को हटा दें। फिर लिया दिए हिजाब को ला दिए, उसी में हिंदू धर्म करते हैं, फिर मुस्लिम धर्म करते हैं, राम मंदिर का मुद्दा उठा दिए। जैसे जैसे इन लोगों का आ रहा है वो लोग अपना अपना माइंड बदलते जा रहे हैं सबका। देखिए बीजेपी की क्या पॉलिसी है, निम्न को निम्न स्तर बना दे रहे हैं, उच्च को उच्च स्तर, बीच वाले सब गायब हो जा रहे हैं। और उसी में 10% अपना आरक्षण ला दिए। देखिए 97,000 भर्ती हुई, उसमें अपना घाल मिल करके 18,000 फिर ला दिए, पता ही नहीं चला। तो बीजेपी वाले ये सब चाहते हैं कि जो निम्न स्तर पे है, जो मजदूर वर्ग है वहीं रह जाए, जो ऊंचा है ऊंचा उठा दे। ये जनरल कैटेगरी की पॉलिसी रही है, और यही चीज़ जो है हमारे बीजेपी गवर्नमेंट चाह रही है। और आगे भी देखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं।
ये तमाम मुद्दे तो है, इसके साथ में और एक मुद्दा जुड़ता है कि शिक्षा बहुत महंगी हो रही है। स्कूलों में जाइए, अभी आपको कोई एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो पूरे देश में, आप चाहे राजस्थान चले जाए, गुजरात चले जाए, महाराष्ट्र में, तो इसके बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर लगे हैं। क्रैक करने के लिए आप वहाँ ट्यूशन ले सकते हैं। जो गरीब बच्चे हैं जो नीट क्रैक नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है ट्यूशन्स के लिए, तो क्या गरीब बच्चे डॉक्टर नहीं बने? ऐसी कोई पॉलिसी सरकार ला रही है? जो दलितों के बच्चे हैं, ओबीसी के बच्चे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाए, क्या ऐसी पॉलिसी इस देश में लाई जा रही है? पहले आपको मेरा इंटरव्यू लेने का आप लोग को धन्यवाद। और ये बीजेपी एक मोहरा है, ये जो इसका शोध संस्थान है संघ परिवार है, तो इसमें जो है इनका मेन पॉलिसी ये नहीं है। इनका मेन पॉलिसी है कि जो आप अधिकार ले रहे हैं तो अधिकार रहे, लेकिन आप लेने के लायक न बन रहे हैं। अब पढ़ेंगे तो अधिकार लेंगे, जब पढ़ेंगे तो अधिकार लेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो अधिकार रहेगा, आपको अब ले नहीं पाएंगे। तो इनका ये है कि इन लोग शिक्षा न लें और वर्ण व्यवस्था लागू हो। इनका ये बहुत जो भाव भोकाले दिखावा है, लेकिन मेन बात है कि आप मंदिर का ही काम है। जितनी फंड है एजुकेशन से उठाकर डाल देते हैं मंदिर में। अभी यूनिवर्सिटी में देखिए गोबर का गोईठा बनाना, उपला बनाना। आपकी यूनिवर्सिटी? हाँ, बेचू में कौशल किशोर मिश्रा हैं, वो पीएचडी के हैं, बच्चों को क्लास लेते हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत बुजुर्ग प्रोफेसर हैं और डीन भी हैं। उन्होंने अब बताया पीएचडी करके हमारे बच्चे उपले बनाएंगे गोईठे के। जो महिलाएं बचपन से उपले बना ही रही है, तो पहले वो पीएचडी करेगी, उसके बाद उपले बनाएगी? हाँ, वो नहीं रहेगी तो ये लोग यहाँ पढ़े लिखे बच्चे उपले बनाएंगे। तो इन लोग सोचे कि मेरा अभी से माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं कि पढ़ने के बाद नहीं, पढ़ो मत, पहले ही उपले बनाना शुरू कर दो, पैसा क्यों खर्च करोगे। नहीं, उपले से मुझे एक बात और याद आ रही है कि मोदी जी कहे थे कि सांड की समस्या को दूर करेंगे और सांड का जो वेस्ट होता है उससे भी लाखों करोड़ों कमा पाएंगे, तो मोदी जी सही कह रहे हैं? जी नहीं, सांड की समस्या तो जानते हैं, अगर सांड उसके गोबर से भी मोदी जी करोड़ों कमाने का नुस्खा दे रहे हैं। नहीं, इससे देखिए, अगर करोड़ों कमाने का जो नुस्खा दे रहे हैं, एक बार उतारे ना, फिर जनरल कास्ट और इस सब में उतारे। हमेशा जो है ये सब निम्न वर्ग को ही क्यों छोड़ दिए हैं? ये सब चीज़ें हैं, उपला बनाने, ये सब सिखाया जाता है। आप पीएचडी कर रहे हैं तो ये सब भी एक मतलब गवर्नमेंट जॉब में फिर डाल दीजिए। सब लोग जब जो शुरू से ही करते चले आए हैं, हमारे घर की महिलाएं या सब घर की पहले करते चली आए हैं, ये फिर गवर्नमेंट जॉब में डाल दे, फिर ये पढ़ाया जाए। फिर क्योंकि अगर आप उपला बनाना सिखा रहे हैं तो फिर पढ़ाई कोर्स में डालिए। फिर अगर यही सब चीज़ें हैं तो फिर नहीं, तो इसको सिखाने से क्या मतलब है? ये सब चीज़ें कितनी निम्न घटिया, मतलब एक प्रोफेसर होके आप ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं तो मतलब क्या है, किस तरफ जा रहा है हमारा? उपले का यूज कहाँ होगा? जो उपले बनेंगे तो आप पहले वो जलवा योजना लाए कि माँ बहनों के आँखों से आंसू ना बहे, धुआं से आँख से आंसू आ रहे हैं, आँख खराब हो रहे हैं, तो उपले बनाएंगे तो गैस सिलेंडर कहाँ जाएगा? आपने ये मुद्दा लाया मोदी जी ने कि उज्ज्वला के तहत बहनों को आँख की प्रॉब्लम नहीं होगी और शुद्ध से रहेंगे और गैस से खाना बना लेंगे। लेकिन उपले बनाएंगे तो वो उपले से धुआं नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आपको उज्ज्वला गैस सिलेंडर कहाँ जाएगा? बिल्कुल। एक बात है कि स्टूडेंट्स को रोज़गार के लिए ये कहा गया कि पहले वो पकोड़े तले, समोसे तले, अभी बीएचयू में उपले बनाना सिखा रहे हैं, सांड से जो है उसके गोबर से करोड़ों कमाने के नुस्खे दिखा रहे हैं। ये सब जो है, ये क्या जो बहुजन स्टूडेंट्स हैं उनको बरगला रहे हैं, मजाक कर रहे हैं या पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? सर, पहले मैं बात बता दूं कि बहुजन जो छात्र हैं वो विज्ञानवाद के तर्क पर खरे उतरते हैं। इनका जो रोजगार सृजन का नज़रिया है, जैसे कि नाली के जो पास से जो गैस निकलती हैं उससे पकौड़ा तलना, तमाम तरह का पढ़े लिखे रोजगार, पकौड़े तलने का रोजगार दें और तमाम तरह के ऐसी मतलब उनके रोजगार में जो सृजनता है, थॉट है। जैसे कि देख लीजिए कोरोना काल में गौमूत्र, गौलेपन, तमाम तरह की जो धार्मिक आडंबर से जोड़ते हैं, धार्मिक पाखंडवाद, जो कि इसमें बहुजन हमारा जो समाज है लगभग जो मानसिक रूप से गुलाम बनाना चाहते हैं, जो कि शिक्षा से दूर रहे हैं।
और हम लोग की ज़रूरत है कि शिक्षा से ही हम लोग मतलब आगे जा सकते हैं, न कि किसी धर्म न किसी धार्मिक पखंडवाद के ऐसी प्रक्रिया से। बिल्कुल। अब थोड़ा सा हम इलेक्शन के तरफ थोड़ा सा आते हैं। चुनाव है, अभी मोदी जी भी यहीं पे है जहां हम बैठे हैं, उसके आसपास में मोदी जी भी है, तमाम बड़े नेता, मायावती जी भी यहाँ आने वाली है, अखिलेश और ममता बनर्जी भी यहाँ रोड शो करने वाले हैं, और उसकी पूर्व संध्या पर हम यहाँ बैठे हैं। यूपी क्या चाहता है? यूपी बहुत स्पष्ट तरीके से यूपी का नज़रिया स्पष्ट हो चुका है। खासकर जो युवा वर्ग है वो चाहता है कि ऐसी सरकार आए जो युवाओं को रोज़गार दे सके, ऐसी सरकार आए जो जन कल्याणकारी भावना के तहत युवाओं को फ्री एजुकेशन दे सके। तो ये देखता है युवा कि ये किसने किया, ये पहले कौन करके दिखाया है। तो देखेंगे कि ये केवल अगर कोई करके दिखाया तो बसपा की सरकार ने करके दिखाया है। सबसे ज़्यादा जो रोज़गार है, 28 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी गई। जब बसपा की सरकार रही तो उस समय बजट जो है वो सरप्लस में रहा। पहली बार जो उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा है वो ख़त्म हो गया। उस समय जो विकास दर थी वो सबसे ऊपर रही। और जो शिक्षा की व्यवस्था थी युवाओं के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, मैं 2 योजना का जिक्र करना चाहूँगा। माँ सावित्रीबाई फुले योजना और महामाया आर्थिक मदद योजना। इन दोनों योजनाओं ने छात्राओं के ग्रामीण स्तर पर छात्राओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाया। आप समझिए कि गांव में पुरुषों के लिए तो ये योजना नहीं थी, महिलाओं के लिए थी। तो उसका प्रभाव क्या हुआ कि महिलाएं जैसे 8th क्रॉस करती थी कोई छात्रा, तो उसको एक साइकिल और 15,000 रुपये मिल जाते थे। किसी के घर में कोई बच्ची पैदा होती थी तो 1 लाख रुपए का सावध जमा खाता उसका खुल जाता था। जिस दिन वो 18 साल पूरा करेगी उसको 1 लाख रुपए मिल जाएगा। इसकी वजह से पहली बार वो बच्चियाँ जो डर के मारे, संकोच में कि कैसे पढ़ेंगी, पैसा नहीं है, घर बहाना कर देता था, डर के मारे समाज का जो लांछन, पुरुषवादी पुरुष सत्तात्मक सोच है उसके डर से कि घर में बेटी निकलेगी तो कैसे पढ़ाई लिखाएंगे, फिर बहाना कर देता था पैसा नहीं है। अब लड़कियों ने कहा पैसा तो आ गया, पैसा तो हमको गवर्नमेंट ने दे दिया, बहन जी ने हमारी दे दिया, तो अब तो हमको पढ़ाओ। तो पहली बार वो बच्चियाँ हायर एजुकेशन में गईं, और केवल हायर एजुकेशन में नहीं गईं, उन्होंने बड़ी बड़ी प्रोफेशनल डिग्रीज़ में एडमिशन्स लिए, और पहली बार उन्होंने जॉब में, प्राइवेट जॉब्स में, जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए उन्होंने तैयारी करना शुरू किया। तो गाँव का पूरा परिदृश्य पूरा हिल गया, बदल गया। अब ऐसी बच्चियों के लिए जो एकदम ग्रामीण परिवेश से आती हैं, गरीब परिवेश से आती हैं, वो जब इतने उच्च स्तर तक शिक्षित हो जा रही हैं तो उनके लिए उनके बराबर के लड़के ढूंढने बड़े मुश्किल हो गए, क्योंकि संसाधन तो नहीं है ना, दहेज देने वाले संसाधन नहीं है। और समझिए कि कोई बड़े घर का लड़का नौकरी वाला चाहिए तो उतना दहेज का, जो कि सामाजिक कुरीति है, तो देना पड़ेगा। बाबा साहब ने समाज को शिक्षित किया, लेकिन बदलाव धीरे धीरे हो रहा है। तो इसका इतना समाज को ये झेलना पड़ा कि मतलब कि बहुत सारी अच्छी लड़कियां जो वेल क्वालिफाइड थी, मजबूरी में उनको जो सामाजिक स्तर है उस स्तर के परिवार में किसी और लड़कों से, उनके पसंद के जो लड़के नहीं थे, उनके जो जिनकी सोच समझ का स्तर उनके बराबर का नहीं था, उनसे भी शादी करनी पड़ी। तो ये बदलाव तो उसी समय ठहर गया जब बहन जी की सरकार चली गई, ये योजनाएं बंद कर दी गई। और ऐसा युवा किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय से आने वाला, चाहे वो ब्राह्मण हो, बनिया हो, ठाकुर हो, कुर्मी हो, नाई हो, किसी भी जाति का हो, जिसके परिवार की इनकम 2 लाख से कम है, अगर वो MBBS करना चाहता है, बीटेक करना चाहता है, MEd करना चाहता है, MBA करना चाहता है, सीधे तौर पर अगर हम इस इलेक्शन को लेंगे तो आप किसके पक्ष पे हैं? सीधे तौर पे बसपा। सीधे तौर युवाओं की एक आवाज़ है कि अगर हमको बेहतर शिक्षा चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, कानून का शासन चाहिए, तो बहन जी की केवल। बिल्कुल। मैं आपके तरफ आऊँगा कि एक छात्र होने के नाते किसके पक्ष में जाएंगे, क्योंकि सरकार तो सभी की देख ली है, कांग्रेस की भी देख ली, बीजेपी की भी देख ली, समाजवादियों की भी देख ली, और बहन जी की भी शासन देख ली। आप किसके साथ जाएंगे? जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना तो मजनू भी नहीं पिटा लैला के प्यार में जितना बेरोजगार पिट गया भाजपा की सरकार में। तो भैया ये है कि आप शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी की जब बात करते हैं तो इस टाइम पे मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। और आप जब 2007 से और 2012 के बीच की जो बहन जी की सरकार का आप अवलोकन करते हैं तो आप ये पाएंगे कि बहन जी ने उत्तर प्रदेश में विश्व स्तरीय 6 विश्वविद्यालय बनाए, जिसमें मुफ्त पढ़ाई होती थी, फ्री में बच्चों को एडमिशन दिया जाता था, उसका रीइंबर्समेंट सरकार करती थी, गवर्नमेंट करती थी। और इसके साथ ही जैसे भैया ने बताया कि 28 लाख युवकों को रोज़गार मिला था, गवर्नमेंट जॉब्स। प्राइवेट की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ कि प्राइवेट कितना था, प्राइवेट सेक्टर में भी बहन जी ने 30% रिजर्वेशन लागू किया था।
चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, उसमें गरीब दलितों और ओबीसी के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ था उत्तर प्रदेश में जब बहन जी की गवर्नमेंट थी। तो सीधे तौर पे मैं तो उन्हीं को वोट करना चाहूँगा और मैं जनता से भी अपील करूँगा कि वो सब लोग बीएसपी को वोट करें, क्योंकि बहन जी की सरकार में सुरक्षा थी, शिक्षा मतलब बहुत ही लो लेवल पे, एकदम ग्रामीण स्तर पे आप जाकर देखेंगे तो कितना बेनिफिट मिला। मुझे लगता है कि सर्वाधिक बेनिफिट अगर किसी को मिला है तो गरीब दलितों को मिला, तो बहन जी की सरकार में मिला। मैं सभी से अपील करता हूँ कि वो बीएसपी को वोट करें। यूपी की राजनीति कहा जा रही है, कहा जा रहा है कि ये त्रिशंकु होगी या सपा मैदान मार लेगी या बीजेपी मैदान मार लेगी। आपको क्या लगता है एक विद्यार्थी होने के नाते किसके हाथ में इस बार बाजी है, कौन मैदान मार जाएगा और किसने मारनी चाहिए? जी, आपने पूछा कि ये लड़ाई जो है त्रिशंकु है, ठीक है। देखिए, इसी तरह से जब 2007 में बहन जी की सरकार बनी थी तो इसी तरह से कहा जाता है कि ये लड़ाई जो है कांग्रेस और सपा की है, ठीक है। लेकिन पहली बार नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट किसी ने उत्तर प्रदेश में बनाया तो पूर्ण बहुमत की सरकार बहन कुमारी मायावती ने बना करके दिखाया। तो वही वो दौर है। ये मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया, समझ रहे हैं, ये मेन स्ट्रीम मीडिया बताना चाह रही है कि बहन जी का ही नहीं है, और वही मेन स्ट्रीम मीडिया कह रही है कि बहन जी का 23% वोट है। और हम लोगों की जो सरकार पहली बार बनी थी पूर्ण बहुमत की, 29% वोट से बनी थी। तो बताइए कि 6-7% कम है जो आज हमारे सतीश चंद्र मिश्रा जी और हमारे मतलब प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजभर जी, इन लोगों ने सर्व समाज में जा कर के, चाहे वो बीसी तबका हो, चाहे पिछड़ा तबका हो, चाहे उसके बाद जो आप अपर कास्ट कहते हैं, सब तबकों में जा कर के इन लोगों ने जो प्रचार प्रसार किया है बहन जी के नेतृत्व में, तो हमको लगता है कि ये उत्तर प्रदेश की जनता फिर से बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। और उत्तर प्रदेश के सभी देशवासियों, सभी राज्यवासियों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग बहन कुमारी मायावती को एक बार फिर मौका दें। धन्यवाद। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो आप कह रहे थे कि त्रिकोणीय श्रृंखला लड़ाई है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। केवल यहाँ बसपा और बीजेपी या तो सपा से हो सकता है, लेकिन बसपा लड़ाई में है, इसलिए दिखाया जाता है सपा को, ताकि जो वोट है वो डाइवर्ज हो जाए दूसरे की तरफ और इसमें मतलब बसपा ना जीत पाए। लेकिन इस बार बहन जी की सरकार एकदम पूर्ण बहुमत से बनेगी और हम ही नहीं चाहते हैं, आप भी चाह रहे हैं, क्योंकि मीडिया वाले भी सुरक्षित नहीं है इस समय और सारे लोग भी चाह रहे हैं। हाँ, वकील भी सुरक्षित नहीं है, प्रशासन भी सुरक्षित नहीं है और सारे लोग चाह रहे हैं कि इस बार बहन जी की सरकार बने, लेकिन खुलकर कोई नहीं बोलना चाह रहा है, क्योंकि उन लोगों को भी डर है कि सत्ताधारी जो बैठे हुए हैं, ताकि हम बोल देंगे तो हम पर भी हमला कर सकते हैं। तो इसलिए सारे लोग चाह रहे हैं और पूरा समाज चाह रहा है कि बहन जी की सरकार हो। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि दिन रात बीतता जा रहा है, लेकिन हाथी जीतता जा रहा है। दिन रात बीतता जा रहा है और हाथी जीतता जा रहा है। ये जो घाट आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा देखेंगे आप, ये घाट, यहाँ बोर्ड भी लगा है, देखिए, संत गुरु रविदास स्मारक, और यहाँ बोर्ड पे देखेंगे आप तो यहाँ बहन जी का नाम भी दिखेगा आपको, क्योंकि ये घाट जो दिख रहा है इतना सुंदर, ये भी बहन जी की शासन काल में ही बना है। और तमाम मुद्दों पर हम बातचीत स्टूडेंट से कर रहे हैं। एक बात सामने आ रही है कि त्रस्त है सारे के सारे स्टूडेंट, जो गवर्नमेंट की, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य सरकारी हो की हो, जो गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी है उस पर सब त्रस्त है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नए कॉलेजेस नहीं है, अगर है तो डीम्ड यूनिवर्सिटी आ रही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी आ रही है, जहां पैसा देकर स्टूडेंट पढ़ेंगे, लेकिन जिनके पास पैसा होगा, जिनके पास नोट होंगे वही पढ़ेंगे और बाकी स्टूडेंट्स नहीं पढ़ेंगे। हम उसी धरती पर बनारस की बैठे हैं जहां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है और चर्चा में ये बात आई कि उस इतने ऐतिहासिक विश्वविद्यालय से गोबर के उपले कैसे बनाए जाए, ये शोध का विषय हो रहा है। लोग चांद पर जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं, प्राइवेट सूरज बना रहे हैं और हम गोबर के उपले बना रहे हैं। यही फ़र्क है। यूक्रेन में हमारे स्टूडेंट फंसे हैं, उन्हें ला नहीं सकते क्योंकि जो एयरलाइंस हमारे सरकार के पास थी उसे हमने बेच दिया। एक कवि की 4 पंक्तियाँ मुझे याद आ रही है। वो गीत है जो हम बहुत स्टूडेंट जब थे तब गाते थे। वो गीत ऐसा था, जगीरा सारा रा रा रा, जगीरा सारा रा रा, अरे गंगा जी के घाट पे मिला एक इंसान, अरे गंगा जी के घाट पे मिला एक इंसान, मैंने पूछा कौन है वो, बोला हिंदुस्तान, कटोरा लिए खड़ा था, कटोरा लिए खड़ा था। अगर ऐसी ही केंद्र सरकार, राज्य सरकारों की पॉलिसी रही तो इस देश के युवाओं के हाथ में, इस देश के हाथ में
एक दिन कटोरा ज़रूर आएगा और ये जो ख्वाब देख रहे हैं विश्व गुरु बनने का, ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी, गंगा जी के किनारे संत शिरोमणि रविदास घाट पर हमारे सभी बहुजन विद्यार्थियों के साथ। विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।